प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथाएं, पहली लघु कथा जिसका शीर्षक है शेर, दूसरी लघु कथा जिसका शीर्षक है पहचान, तीसरी लघु कथा जिसका शीर्षक है चार हाथ और चौथी लघु कथा जिसका शीर्षक है साझा, इन चारों लघु कथाओं से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लघु कथा शेर से है। पहला प्रश्न, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? लेखक ने देखा कि एक लोमड़ी शेर के मुंह में प्रवेश कर रही थी। वह लोमड़ी शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि लोमड़ी को किसी ने ऐसा बताया था कि शेर के पेट में रोजगार का दफ्तर है और वहां पर लोमड़ी अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगी तो उसे रोजगार यानी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। लोमड़ी रोजगार प्राप्त करने के प्रलोभन के तहत ही शेर के मुंह में प्रवेश कर रही थी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, लोमड़ी वहां रोजगार पाने के लिए चली जा रही थी। उसे किसी ने बताया था कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। वह वहां प्रार्थना पत्र देकर नौकरी पाना चाहती थी। लोमड़ी चाहती थी कि उसे नौकरी प्राप्त हो जाए, उसे रोजगार प्राप्त हो जाए और किसी ने उसे बताया था कि शेर के पेट में रोजगार का कार्यालय है, इसलिए लोमड़ी शेर के मुंह में प्रवेश करना चाहती थी। वह शेर द्वारा करवाए गए रोजगार संबंधी प्रचार के कारण भ्रमित हो गई थी। शेर ने अपने स्टाफ के द्वारा ऐसा प्रचार करवाया था, रोजगार के कार्यालय के बारे में प्रचार करवाया था। इस प्रकार इस रोजगार के बारे में हुए प्रचार से वह लोमड़ी भ्रमित हो गई थी और इस पर विश्वास कर लिया था और उसने प्रमाण की जानकारी नहीं की, साक्ष्य की जानकारी नहीं की, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके वह शेर के मुंह में प्रवेश करने के लिए आ गई थी। इसलिए लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? कहानी में लेखक ने शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया है। कहानी में लेखक असगर वजाहत ने शेर को शासन व्यवस्था, शासन सत्ता का प्रतीक बताया है। शासन सत्ता जैसा भी चाहे उन सब बातों पर प्रजा विश्वास कर लेती है और वह उनकी हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार शेर को लेखक ने शासन सत्ता का प्रतीक बताया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कहानी में शेर को व्यवस्था अर्थात शासन सत्ता का प्रतीक बताया है। शासन सत्ता अहिंसक और सह अस्तित्ववादी होने का दिखावा करती है। शासन सत्ता इस प्रकार का दिखावा करती है कि वह पूरी तरह से अहिंसक है, वह पूरी तरह से सह अस्तित्ववादी है, साथ साथ जीने के सिद्धांत का समर्थन करने वाली है। उसने भ्रम फैला रखा है कि वह जनता की हित चिंतक है, जनता का भला करने वाली है। इसी कारण उस पर विश्वास करके जनता उसकी बात मानती है। कुछ स्वार्थवश भी ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी उसका सहयोग करते हैं। शासन सत्ता विरोध बर्दाश्त नहीं करती। शासन सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी प्रकार से शासन और सत्ता के किए जाने वाले विरोध को सहन नहीं कर सकते हैं। वे प्रत्येक उठने वाली आवाज को, प्रत्येक उठने वाले प्रश्न को वे येन केन प्रकारेण कुचलना चाहते हैं और विरोधी को ताकत के साथ कुचल देती है। वह जनहित के नाम पर अपना स्वयं का हित साधती है। सत्ता हमेशा जनहित के नाम पर अपने स्वयं का ही हित साधती है, स्वयं की ही स्वार्थ पूर्ति करती है, इसमें प्रजा का हित नहीं होता। अगला प्रश्न है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? इस लघु कथा जिसका शीर्षक है शेर, उसको पढ़ने के दौरान हमने पाया कि शेर का मुंह और शेर के मुंह में, उसके पेट में स्थित है रोजगार का दफ्तर। दोनों के बीच में क्या अंतर है? जो भी जानवर कतार बनाकर शेर के मुंह में प्रवेश करते हैं, शेर उनको बिना चबाए ही निगल जाता है, यानी वे अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं।
वे अपने प्राण खो बैठते हैं जैसे ही वे शेर के मुंह में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर रोजगार का दफ्तर इस प्रकार का होता है जहां पर आशा और उम्मीद लेकर के कि मुझे रोजगार प्राप्त हो जाएगा, लोग रोजगार कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संभवतः रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में मुख्य अंतर यह है कि शेर के मुंह में जाने के बाद व्यक्ति का या जो भी जानवर जा रहा है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, और रोजगार के दफ्तर में चक्कर लगाते लगाते लोगों की आशा और उम्मीद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, शेर के मुंह में जो भी प्रवेश करता है वह वहां से वापस नहीं लौटता, यानी उसके प्राणांत हो जाते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। बेरोजगार लोग प्राय रोजगार दफ्तर के बार बार चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता, बस उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, उनका अस्तित्व बचा रहता है, लेकिन आशा और उम्मीद जिसकी वे बार बार चक्कर लगाते हुए अपने हृदय में रखते हैं, वह आशा और उम्मीद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं है, बस उनकी आशा समाप्त कर देता है। जो आशा और उत्साह उनके मन में है, उस आशा और उम्मीद को समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। लोग प्रमाण पर विश्वास करने के बजाय विश्वास पर अधिक विश्वास करते हैं। जो लोगों ने कह दिया उस सुनी सुनाई बात को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उस बात की परीक्षण भी नहीं करते कि यह जो कही गई बात है इसके लिए विश्वास करने के लिए क्या मैंने पर्याप्त सबूत देख लिए हैं। पर्याप्त सबूतों के बजाय लोग केवल और केवल सुनी सुनाई बात पर ही विश्वास कर लेते हैं और इस प्रकार से विश्वास को ही वे अधिक महत्व प्रदान कर देते हैं, जबकि यह होना चाहिए कि किसी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाए, उसकी अच्छी तरह से खोजबीन कर ली जाए और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तभी विश्वास करना चाहिए। बिना जांच पड़ताल किए विश्वास करने की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा, जब लेखक को ऐसी जानकारी हुई कि शेर के पेट में रोजगार का कार्यालय है तो उसने इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसने शेर के स्टाफ से और लोगों से पूछताछ की कि क्या वास्तव में शेर साहब के पेट में रोजगार का कार्यालय, रोजगार का दफ्तर स्थित है। लोगों ने कहा हां ऐसा है। लेखक ने पूछा इसका सबूत, इसका साक्ष्य क्या है। लोगों ने कहा बस लोगों का ऐसा कहना है और सब लोग इसी पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बिना किसी पुख्ता महत्वपूर्ण सबूत की जानकारी किए बिना केवल और केवल विश्वास करना यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि लोगों को किसी बात पर विश्वास हो जाता है तो वे प्रमाण नहीं देखते हैं। कई बार तो लोग प्रलोभन में आकर विश्वास को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रमाण की अनदेखी कर देते हैं। प्रमाण की अनदेखी कर देते हैं, सबूत मांगते ही नहीं और विश्वास को ही प्रमुखता प्रदान कर देते हैं। यह बहुत ही खराब स्थिति होती है जहां पर विश्वास को बिना जांच परख किए, बिना साक्ष्य और सबूतों की कसौटी पर कसे हुए केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया जाता है। यह बहुत ही खराब स्थिति होती है। लेखक ने जब सब जानवरों को एक एक करके शेर के मुंह में जाते हुए देखा तो विचार किया कि ऐसा वे लालच और प्रलोभन के वशीभूत होकर ही कर रहे हैं। लेखक ने जब असलियत जानने का प्रयास किया कि शेर के दफ्तर जाकर उनके स्टाफ से पूछताछ की, लेखक ने इस सब की जानकारी करने के लिए जब लेखक शेर के दफ्तर पहुंचे और वहां जाकर उसके स्टाफ से इस बारे में पूछा कि क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है, तो लेखक को इस प्रकार का उत्तर मिला, हां यह सच है कि शेर के पेट में रोजगार का कार्यालय है। लेखक ने पूछा क्या किसी ने देखा है,
क्या यह सच है? जब लेखक ने पूछा कैसे, तो उत्तर मिला कि सब ऐसा ही मानते हैं। यह जो बात कि शेर के पेट में रोजगार का कार्यालय है, बिना किसी सबूत पर आधारित केवल सुनी सुनाई बात पर ही टिका हुआ था। इस प्रकार से बिना पुख्ता साक्ष्य और सबूतों के सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, पहचान लघु कथा से। राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें? राजा ने जनता को हुक्म दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें ताकि उनको मन की शांति मिलेगी। हर राजा ऐसा चाहता है कि उसकी प्रजा गूंगी बन जाए, अंधी बन जाए और बहरी बन जाए, जो न तो कुछ बोले, न कुछ सुने और न कुछ देखे, और राजा के द्वारा कही जाने वाली, राजा के द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक आज्ञा का चुपचाप पालन करती रहे। इस प्रकार राजा ने जनता को हुक्म दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, राजा ने जनता को आंखें बंद कर लेने का हुक्म इसलिए दिया जिससे जनता को शांति मिलती रहेगी, जनता शांति का आनंद ले पाएगी। यदि जनता आंखें खोलकर देखती रहेगी तो उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। राजा के द्वारा किए जाने वाले कार्य उसे दिखाई देंगे और चारों तरफ अशांति का वातावरण लोगों को और ज्यादा दुखी बना देगा। इसलिए राजा ने कहा कि जिसको भी शांति चाहिए वे अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने का असली कारण यह था कि जनता बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे विचारे, आंखें बंद करके उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। जैसा राजा चाहता है, जैसा राजा कहता है, जिस प्रकार की राजा की आज्ञा है, उसका पालन प्रजा चुपचाप करती रहे। यदि प्रजा आंखें खोलकर देखेगी तो उसे प्रजा के हित के नाम पर किए गए राजा द्वारा किया गया प्रजा का शोषण भी दिखाई देगा। उसे सत्ता के स्वार्थ सिद्ध करने वाले काम भी समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार राजा ने जनता को हुक्म दिया कि सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। अगला प्रश्न है, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? जब राजा ने प्रजाजनों को हुक्म दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, तो प्रजाजनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब प्रजाजनों में से खैराती, रामू, सिद्धू इन लोगों ने आंखें खोल करके देखा तो उन्होंने देखा कि राजा उनके सामने था। सर्वत्र राजा ही राजा दिखाई पड़ रहा था, प्रजा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। जनता के बीच ये जो प्रजाजन थे वे भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इन लोगों ने ऐसा सोचा था कि अब तो आंख बंद करने के बाद बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है, अब जब वे आंख खोलकर देख रहे हैं तो उनका राज्य संभवतया स्वर्ग से भी बढ़कर स्वर्ग से संबंधित सुविधाओं वाला प्रदेश बन गया होगा। स्वर्ग जैसी सुविधाएं अब उनके राज्य में भी आ गई होंगी। हर तरफ खुशहाली और समृद्धि आ गई होगी। इस कारण इन लोगों ने आंखें खोलकर देखा, लेकिन उन्हें न तो कहीं समृद्धि दिखी, न कहीं खुशहाली दिखी। उन्हें तो सर्वत्र राजा ही राजा दिखाई दिया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रजा के आंखें बंद रखने से धीरे धीरे राजा का प्रभुत्व सर्वत्र व्याप्त हो गया और वह निरंकुश हो गया। जनता को राजा द्वारा किए जाने वाले अपने ही शोषण का पता नहीं चला। जनता को, क्योंकि जनता ने आंखें बंद कर रखी थी और जनता का जो शोषण राजा द्वारा किया जा रहा था, जनता को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि उनका शोषण किया जा रहा है। जब प्रजाजनों खैराती, रामू और छिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो वे एक दूसरे को न देख सके, सर्वत्र राजा ही उन्हें दिखाई दिया। प्रजाजन भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। जहां पर भी वे देखते वहां उन्हें राजा ही दिखाई पड़ता था। अर्थात राजा ने उत्पादन के साधनों पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया और प्रजाजनों को भुलावे में रखकर ऐसा बना दिया कि अब वे एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस नहीं कर सकेंगे।
इस प्रकार प्रजाजनों ने आंखें खोलकर जब देखा तो उनका राज्य की वास्तविक स्थिति का उन्हें पता लगा। अगला प्रश्न है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और इनके निहितार्थ लिखिए। राजा ने कहा कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। मन की शांति चाहिए, जिससे मन की शांति मिलेगी। अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। राजा ने हुक्म निकाला कि सभी लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, जिससे वे किसी भी प्रकार से होने वाली असुविधा की आवाज न सुन सके। राजा ने यह भी हुक्म निकाला कि सभी लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, जिससे कि किसी भी प्रकार की बात उनको बोलनी ही नहीं पड़े। बहुत सारी बातों को कटवाने, बहुत सारी बातों को जुड़वाने के हुक्म भी समय समय पर निकलते रहे। इस प्रकार राजा ऐसा चाहते हैं कि उनकी प्रजा गूंगी, बहरी और अंधी बनी रहे, जो न कुछ देख सके, न कुछ बोल सके और न कुछ सुन सके, और राजा पूरी तरह से निरंकुश होकर प्रजा का शोषण करता रहे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, राजा ने निम्नलिखित हुक्म निकाले। प्रजाजन अपनी आंखें बंद रखें। प्रजाजन अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें। प्रजाजन अपने होठ सिलवा लें, अपने होठों को सिलवा लें। प्रजाजनों को कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म भी इसके साथ साथ मिलते रहें। राजा चाहता था कि उसकी प्रजा अंधी, गूंगी और बहरी बनी रहे, अंधी बनी रहे, गूंगी बनी रहे और बहरी बनी रहे, और उसका किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं करे और चुपचाप उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करती रहे। किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करे, चुपचाप सभी आज्ञाओं को सुने और उनका पालन करे। प्रजा उसके बुरे कार्यों को देख न सके। जो प्रजा के शोषण के कार्य हैं उनको प्रजा देख नहीं सके। किसी के द्वारा उसके विरुद्ध कही गई बातों को सुन न सके, और होठ सिलवा दिए गए ताकि वो बोल ही नहीं सके। कानों में इस प्रकार से शीशा डलवा दिया गया कि वह किसी भी प्रकार से बातचीत करते हुए किसी भी बात को सुन ही नहीं सके, मुंह से उसके विरुद्ध आवाज न उठा सके। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना स्वयं का जीवन स्वर्गमय बनाता रहा। राजा ने अपना स्वयं का जीवन तो बहुत अधिक समृद्ध और सुख सुविधाओं से पूर्ण बना लिया, और वह प्रजा को केवल और केवल मात्र झांसा ही देता रहा। वह जनता को एकजुट होने से रोकता रहा और उन्हें भुलावे में भी रखता रहा। अगला प्रश्न है, जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। राज्य की जनता यदि राज्य की ओर से आंखें बंद कर ले और वह राजा द्वारा किए जाने वाले कार्यों को, क्रियाकलापों को नहीं देखे, तो ऐसा करने पर राजा पूरी तरह से निरंकुश हो जाएगा। वह मनमानी करने पर उतर आएगा और वह प्रजा के हितों का ख्याल करने के बजाय, प्रजा का हित साधने के बजाय वह स्वयं का ही हित साधने लगेगा। वह लोगों में फूट डाल देगा और लोगों को कभी भी एकजुट नहीं होने देगा। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जिस देश की जनता राज्य की ओर से आंखें बंद कर लेती है, वहां का शासक स्वेच्छाचारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है और जनता के अधिकारों में कटौती हो जाती है। शासक तो यही चाहता है कि प्रजा गूंगी बनी रहे, बहरी बनी रहे, अंधी बनी रहे तथा उसकी आज्ञा का चुपचाप पालन करती रहे, किंतु इससे राजा का ही भला होता है, इससे प्रजा का भला नहीं होता। आंख बंद कर राजा के हुक्म का पालन करने वाली प्रजा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है तो प्रजा को सजग रहना ही पड़ेगा। प्रजाजन सजग रहकर ही अपने राज्य को और ज्यादा खुशहाल कर सकते हैं। प्रजाजन सजग रह करके ही सत्ता को निरंकुश होने से रोक सकते हैं तथा आंखें खोलकर शासन के कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। प्रजाजनों में से खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उनका ऐसा मानना था कि उनका राज्य अब स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाएगा, उनके राज्य में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जब इन तीनों ने ही अपनी अपनी आंखें खोल करके देखा तो उनके सामने उन्होंने राजा को ही पाया। राजा ही सर्वत्र पूरी तरह से छाया हुआ था। उसने प्रत्येक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और जनता की स्थिति इस प्रकार से हो गई कि जनता आपस में एकजुट किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती थी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, खैराती, रामू और छिद्दू ने बरसों तक आंखें बंद रखने के बाद जब आंखें खोली तो उन्हें सामने सर्वत्र राजा ही राजा दिखाई दिया। वे यह सोच रहे थे कि उनका राज्य अब स्वर्ग जैसा हो गया होगा, किंतु यह उनका मात्र भ्रम था। राजा ने अपनी स्थिति पहले से और अधिक मजबूत कर ली थी और वही सर्वत्र व्याप्त था। यही नहीं, वर्षों बाद आंखें खुलने पर वे तीनों एक दूसरे को भी नहीं देख पाए। प्रजाजन आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। प्रजाजन एकजुट न हो पाए, यही राजा का उसकी आज्ञाओं के पीछे प्रमुख उद्देश्य था। राजा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि प्रजाजन एकजुट नहीं हो जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ में संवाद करते हुए वे कहीं राज्य के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद न कर दें। इस प्रकार से जिसमें राजा को सफलता मिल गई, तीनों एक दूसरे को न देख सके का आशय यह है कि उनको प्रजाहित का कोई काम दिखाई नहीं दिया, सर्वत्र राजा का ही प्रभुत्व दिखाई दिया। सर्वत्र जहां भी देखा वहां पर राजा ही दिखाई पड़ रहा था। अगला प्रश्न है 4 हाथ लघु कथा से। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। मिल मालिक ने सोचा कि यदि 2 हाथ वाले मजदूरों के स्थान पर 4 हाथ वाले मजदूर कार्य करेंगे तो उसका उत्पादन दुगना होगा और मुनाफा भी बढ़ जाएगा। उसने इस कार्य के लिए 2 हाथ वाले मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह देकर के नौकर रखा। बहुत सारा शोध और बहुत सारा अध्ययन करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने मिल मालिक को बताया कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, वे मजदूरों के 2 हाथ के स्थान पर 4 हाथ नहीं लगा पाएंगे। तब मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन मजदूरों के फिट करवाने का कार्य किया। ऐसा भी नहीं हो पाया। तब मिल मालिक ने लकड़ी के हाथ मंगवाए और लकड़ी के हाथ भी अधिक उत्पादन नहीं कर पाए, वे भी बीच में ही टूट गए। तब मिल मालिक ने लोहे के हाथ मंगवाए और लोहे के हाथ मजदूरों के फिट करवा दिए। लोहे के हाथ मजदूरों के फिट होने पर मजदूर ही मर गए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, मिल मालिक ने सोचा कि अगर मजदूरों के 4 हाथ होते तो उत्पादन दुगुना हो जाता। उसने वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और उनसे मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए कहा, पर उनके लिए ऐसा करना असंभव रहा। लेकिन वैज्ञानिक भी ऐसा नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों के लिए भी 2 हाथ वाले मजदूरों के 4 हाथ लगाने का कार्य असंभव ही रहा। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए। तब मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन मजदूरों को वो हाथ फिट करना चाहा और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा भी नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, लेकिन लकड़ी के हाथों से भी काम नहीं हो सका, उत्पादन नहीं बढ़ सका। मिल मालिक ने फिर लोहे के हाथ मजदूरों के फिट करवा दिए और इससे मजदूर ही मर गए। अगला प्रश्न है, 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि 4 हाथ नहीं लग पाने की स्थिति में वह मजदूरी का जो भुगतान कर रहा था उसे तो आधा कर देगा और जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी संख्या को दुगुना कर देगा। इस प्रकार
मजदूरों की संख्या दुगनी हो जाएगी और उनको भुगतान की जाने वाली मजदूरी की आधी रह जाएगी। इस प्रकार का उसने विचार किया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, चार हाथ न लगा पाने पर मिल मालिक की समझ में यह बात आ गई कि इस तरह उत्पादन दूना नहीं किया जा सकता। उसने तय किया कि उत्पादन बढ़ाने और खर्च उतना ही रखने के लिए मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाए और मजदूरी आधी कर दी जाए। जो भुगतान किया जा रहा है मजदूरी का, उसे तो आधा कर दिया जाए और कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या को दुगना कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए। उसने ऐसा ही किया और बेबस, लाचार, गरीब मजदूर आधी मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हो गए और उन मजदूरों ने अब बेबसी की हालत में आधी ही मजदूरी पर काम करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है साजे की खेती। साजा लघु कथा से पहला प्रश्न है, साजे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? साजे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि उसके साथ में साजे की खेती करना हर प्रकार से लाभदायक रहेगा। जंगल के छोटे मोटे जानवर उसकी फसल को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि हाथी साझेदार बनकर खेती करेगा तो हर प्रकार से फसल की रखवाली ही हो जाएगी। जंगल का कोई भी जानवर इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हाथी ने किसान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसके साथ साजे की खेती करे। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और कहा कि उसके साथ साजे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी तरह से रखवाली भी हो जाएगी। अच्छी तरह से देखभाल, रखवाली और सार संभाल हो पाएगी। हाथी की बातों में आकर किसान ने साझे में खेती करने के लिए खेती कर ली। किसान 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 हाथी की बात में आ गया और उसने साझे में खेती कर ली। हाथी की बातों में आकर किसान साझे में खेती करने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथी के साथ साझा करते हुए गन्ना बोया। अगला प्रश्न है, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? हाथी ने खेत की रखवाली के लिए, उसने जो साझे में गन्ने की फसल की थी, उसकी रखवाली के लिए जंगल में जोर शोर से ऐसा प्रचार किया कि इस गन्ने की खेती में उसका भी साझा है। कोई भी जंगल का जानवर इस खेती को खराब नहीं करे, इस खेती को नष्ट करने का प्रयास न करे। यदि कोई भी जानवर कुछ भी नुकसान करने का प्रयास करेगा तो अच्छा नहीं होगा। हाथी ने सबको धमकाते हुए कहा कि तो अच्छा नहीं होगा यदि कोई भी जानवर खेती को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हाथी पूरे जंगल में घूम घूम कर जोर शोर से प्रचार करके आया कि गन्ने की खेती में उसका भी साझा है। उसने और किसान ने साझेदारी में यह गन्ने की खेती की है। अतः कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए। खेत को नुकसान पहुंचाने का कोई विचार कोई भी जानवर न करे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। और उसने सब जानवरों को धमकी भरे लहजे में भी कहा कि यदि किसी ने नुकसान पहुंचाने का विचार किया या कार्य किया तो अच्छा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी? फसल को आधा आधा बांटना साझे के अंतर्गत होता है। हाथी और किसान ने फसल को किस प्रकार से बांटा? जब फसल तैयार हो गई तब किसान ने हाथी को खेत पर बुलाया। हाथी आया और उसने फसल को बांटने की बात प्रारंभ की। हाथी ने एक गन्ना तोड़ा, एक गन्ना उखाड़ा और अपने मुंह में ले लिया और कहा कि तुम और मैं दोनों ही इस गन्ने की खेती के मालिक हैं। दोनों ने ही मेहनत करके इस खेती को तैयार किया है। आओ
अब हम गन्ने खाएं। और ऐसा कहकर जो गन्ना हाथी ने उपाड़ा था उसे अपने मुंह में रख लिया। गन्ने का एक छोर हाथी ने अपने मुंह में रख लिया और दूसरा छोर उसने किसान के मुंह में दे दिया। इस प्रकार से अब किसान और हाथी एक एक छोर को खाने लगे, लेकिन हाथी ने अपने छोर को बहुत जल्दी से और बलपूर्वक खाते हुए झटका दिया कि किसान भी जो उस गन्ने के दूसरे छोर को अपने मुंह में दबाए हुए था वह भी हाथी की तरफ खींचने लगा। डर कर किसान ने उस छोर को छोड़ दिया और हाथी ने पूरा गन्ना खा लिया। इस प्रकार पूरे खेत के सारे गन्ने को हाथी ने खा लिया और साजे की खेती बट गई। इसमें कहानीकार द्वारा यह व्यंग किया गया है कि धनाढ्य और धन संपन्न लोगों द्वारा, प्रभुत्व संपन्न लोगों द्वारा साझेदारी में किसान को जो उत्पादन होता है उसमें पूरा पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता। अधिकांश हिस्से को धनाढ्य और प्रभुत्व संपन्न लोग ही खा जाते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। गन्ना तैयार हो जाने पर किसान ने प्रस्ताव किया कि फसल आधी आधी बांट ली जाए, तो हाथी बहुत बिगड़ा और उसने कहा, तेरे मेरे की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने ही मेहनत की है, हम दोनों ही इस फसल के मालिक हैं, तो दोनों मिलकर गन्ना खाएंगे। किसान ने कुछ कहने से पहले ही हाथी ने आगे बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। एक छोर गन्ने का तो हाथी ने अपने मुंह में ले लिया और दूसरा छोर आदमी को पकड़ा करके उसके मुंह में डाल दिया। गन्ने के साथ साथ आदमी भी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा, तो उसने गन्ना छोड़ दिया। जैसे ही आदमी भी अब गन्ने के साथ साथ हाथी के मुंह की ओर खींचने लगा, तो आदमी ने यानी किसान ने उस गन्ने को छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। और जैसे ही आदमी ने उस गन्ने को छोड़ा, हाथी ने उस गन्ने को पूरा का पूरा खा लिया। हाथी ने उस गन्ने को खाने के पश्चात किसान से कहा कि देखो हमने एक गन्ना खा लिया है। इस प्रकार से वह पूरे खेत के गन्ने खा गया और हाथी ने पूरे खेत के गन्ने खा डाले और इस प्रकार हाथी और आदमी के बीच में यह खेती बट गई। इस प्रकार गांव का जो सामान्य किसान है वह यदि धनाढ्य और प्रभुत्व संपन्न लोगों के साथ में खेती में साझेदारी करेगा तो उसके साथ में जब बंटवारे का समय आएगा तो इसी प्रकार से कपटपूर्ण व्यवहार किया जाएगा और उस किसान का अधिकांश हिस्सा धनाढ्य और प्रभुत्व संपन्न वर्ग हड़प लेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथाएं, पहली लघु कथा जिसका शीर्षक है शेर, दूसरी लघु कथा जिसका शीर्षक है पहचान, तीसरी लघु कथा जिसका शीर्षक है चार हाथ और चौथी लघु कथा जिसका शीर्षक है साझा, इन सभी लघु कथाओं से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 साहित्यकार निर्मल वर्मा द्वारा रचित रचना जहां कोई वापसी नहीं से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।